हेलो फ्रेंड्स। जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर जो है सबकी नज़र रहती है, उसी तरीके से एनबीएफसी स्पेस के अंदर बजाज फाइनेंस जो बाजार की दिग्गज है, एफआईआईज की चहेती कंपनी है, उसके रिजल्ट पर भी सभी लोग फोकस करते हैं। किस तरीके से रहे बजाज फाइनेंस के रिजल्ट, ये तो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मैं रिजल्ट एनालिसिस में आपके साथ स्टैंड अलोन रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। हालांकि कंसोलिडेटेड में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बजाय स्टैंड अलोन से आपको इवैल्यूएशन थोड़ा सा अच्छा होगा। हालांकि आगे चल के मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स का नेट इम्पैक्ट भी दिखा दूंगा। देखिएगा, सबसे खास बात यह है कि जो बजाज फाइनेंस है वो इस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, इंडेक्स का शेयर है और इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक कंपनी जो है बजाज फाइनेंस मानी जाती है। लेकिन पिछले साल कोविड के बाद पूरा का पूरा सिस्टम जो है इनका चेंज होता हुआ नज़र आया है और जिस तरीके का सीवियर पेन इन्होंने पिछले साल अपने शेयर प्राइस में भी और बिजनेस परफॉर्मेंस में भी देखा था, उसमें से एक चीज़ तो सुधर गई है। शेयर प्राइस तो कम से कम सुधर गया है, क्या परफॉर्मेंस भी सुधर गई है? नहीं, परफॉर्मेंस नहीं सुधरी है। और अगर मैं आपको सीधी सी चर्चा अगर करूं तो पिछले 10 साल के दौरान जो भी बजाज फाइनेंस के रिज़ल्ट आप देखेंगे उसके अंदर सबसे वीक रिज़ल्ट आपको ये नज़र आएंगे। और पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के लो बेस के ऊपर भी जो है बाजार काम नहीं कर पाया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि असेट्स अंडर मैनेजमेंट तो बढ़ रही हैं और इस सेगमेंट के अंदर क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस जो है किया जाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी है। लेकिन फिर भी आपको ईयर भी जो है रिप्रेजेंटेशन देता रहूँगा। तो देखिएगा, रिजल्ट क्यों ख़राब है, किस लिए ख़राब है, वो मैं आपको बताऊँ। आज करीबन 3:15 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग ख़त्म हुई और शायद 3:17 3:18 तक जो है एक्सचेंजेस के पास इसकी खबर आ गई थी। और लास्ट के 10 मिनट के अंदर जो बजाज फाइनेंस के शेयर्स के अंदर वोलेटिलिटी देखने के लिए मिली, वो ऊपर से सेलिंग प्रेशर जो है बयां कर रही थी। और बजाज फाइनेंस के रिजल्ट वास्तव में पूरे के पूरे जो है एनबीएफसी स्पेस के लिए, एक्सेप्ट जो कुछ ऐसी एनबीएफसीज हैं जो गोल्ड फाइनेंस का काम करती हैं या जो स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेसेस में, उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो फाइनेंसिंग के धंधे में उनके लिए एक पथ प्रदर्शक का जो है काम बजाज फाइनेंस करता है। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद 2 दिन आपने देखा कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी गिरावट रही, शायद अब बजाज फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस को लीड करता हुआ नजर आएगा। क्यों रहे खराब रिजल्ट, इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ। और यहाँ पर इस चर्चा के अंदर एक सबसे खास बात ये कि जो बजाज फाइनेंस का धंधा है वो इस तरीके का धंधा है कि ये पैसा उधार देते हैं और रिटेल लोन जो है स्पेशली जो है इनकी जान है। हालांकि ये हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में भी अपनी सब्सिडी के माध्यम से काम करते हैं और बाकी फाइनेंस के अंदर ये एक लीडरशिप पोजीशंस के अंदर हैं। और इनका जो इंटरेस्ट की अर्निंग इस बार आई वो देखिएगा आई 5171 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 5287 करोड़ और पिछले साल सिमिलर कोरस्पोंडिंग क्वार्टर में थी 5101, जहाँ पर कि लॉकडाउन था, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था। तो उसके मुकाबले में भी देखिएगा धंधा है, आपने जो पैसा उधार दे दिया उस पर तो आपको ब्याज मिलता ही रहेगा, आगे जो उधार दोगे उसमें ब्याज और जुड़ता रहेगा। तो इसका मतलब है कि पूरा बिजनेस के अंदर जो पुरानी लोन बुक है उसमें शायद रिकवरी में प्रॉब्लम है और सिमिलर इंटरेस्ट ये दे रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पर कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% की रेट से ये बिज़नेस ग्रो किया करता था और इसीलिए जो है चहेते एफआईआईज की जो है ये पहली पसंद है और जो ग्रोथ स्टॉक्स को जो है प्रेफर करते हैं उनको भी बहुत पसंद है ये शेयर्स। हालांकि अभी भी 6000 रुपये के भाव पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और जब पिछले साल ही जब ये रिजल्ट आए थे तब ये शेयर 2000 और 2500 के बीच में ट्रेड करता था, जो पिछले साल जब लॉकडाउन के बाद रिजल्ट आए थे। और अब देखिएगा शेयर्स वहाँ से करीबन 3500 रुपये बढ़ चुका है, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। अब जो है कंपनी कह रही है कि कोविड की सेकंड की वेव की वजह से हमें देखने के लिए मिला, लेकिन देखिएगा असर है ये नहीं है, असर ये है कि कंपनियां डर गई हैं। एग्रेसिवली जो एक्सपेंशन कर रही थी कंपनियां वहाँ पर अब अनसिक्योर्ड लोन देने में डर रही हैं एनबीएफसीज, वो यहाँ पर भी जो है साफ साफ देखा जा सकता है। क्योंकि अगर 3 महीने के पीरियड के अंदर देखें तो 2 महीने हम मान सकते हैं कि सीवियर पेन था, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में फिर भी काम जो है हो रहा था, लेकिन 1 महीना जो है ठीक था। उसके बावजूद भी जो है बजाज फाइनेंस का जो इंटरेस्ट इनकम वो नहीं बढ़ पाई और एक म्यूटेड इनकम ही बजाज फाइनेंस दे पाया।
कमीशन की इनकम, जिन लोगों को वो ये लोन देते हैं उन लोगों से प्रोसेसिंग फीस या कमीशन या लेट पेमेंट चार्जेस जो लेते हैं उसमें भी जो इनकम आई वो 555 करोड़ आई है। और जो फेयर वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ से इनको 82 करोड़ का बेनिफिट हुआ है। सेल ऑफ सर्विस इस बार ज़्यादा थी नहीं तो 1.99, और जो बाकी मिसलिनियस इनकम है वो 104 करोड़। तो ये इनकम 5915 हुई, जो पिछले साल 6000 पिछले जो क्वार्टर था 31 मार्च वाला उसके मुकाबले में भी कम है, और जो पिछले साल क्वार्टर था उसके मुकाबले में केवल 15 करोड़ ज़्यादा है। तो टोटल इनकम आपको जो है करीबन 15 करोड़ पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इस साल के मुकाबले में जो इसी साल का लास्ट क्वार्टर था यानी कि मार्च क्वार्टर था, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको जो है म्यूटेड परफॉर्मेंस नज़र आएगी। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आपको डी ग्रोथ नज़र आएगी। उसके बाद देखिएगा खर्चे कहाँ हैं। इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ गई, इंटरेस्ट देखिएगा मिलने वाला इंटरेस्ट घट गया लेकिन पे करने वाला इंटरेस्ट बढ़ गया, तो इसका मतलब फाइनेंस कॉस्ट का बर्डन भी था इनके ऊपर। फीस एंड कमीशन वाला जो कमीशन, क्योंकि जिन लोगों से ये काम कराते हैं, जो लोग इनके लिए क्लाइंट लाते हैं उनको जो फीस और कमीशन देते हैं तो वो धंधा भी आधा था तो फीस भी आधी ही गई। तो जो पिछले क्वार्टर में 447 थी वो 286 है। इसके बाद इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या है? ये देखिएगा इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो बैड लोन्स हैं आपके उसका प्रोविजन। पिछले साल लॉकडाउन था 1640 करोड़ का, मॉरेटोरियम भी दे दिया गया था 1640 करोड़ का था। पीछे इसी साल मार्च क्वार्टर में केवल 1200 करोड़ का था। अब इन दोनों रिकॉर्ड को तोड़ दिया इसने, और देखिएगा बैड लोन का प्रोविजन 1724 करोड़। और ये वो कंपनी है जो ये कह रही थी कि हमने काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है ओवरले प्रोविजन जो है बनाया है, उस ओवरले प्रोविजन की धज्जियाँ उड़ गई हैं। और ये जो असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क है वो इस कंपनी के अंदर भी देखे जा सकते हैं। तो ये जो पूरा NBFC स्पेस है ये एक सीवियर पेन में सेकंड वेव की वजह से जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सेकंड वेव थी उस सेकंड वेव का जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला। अब इसके बावजूद अगर हम बात करें कि जो टोटल प्रॉफिट्स हैं वो किस तरीके के हैं, तो जो टोटल प्रॉफिट्स हैं वो किस तरीके के, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1571 से घटकर 1149 हो गए, और पिछले साल जो थे 1183 उसके मुकाबले में भी कम आए। तो आप ये देखिएगा कि ईयर ऑन ईयर भी डी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डी ग्रोथ है, इसलिए बाज़ार को रिजल्ट पसंद नहीं आए। बाज़ार जो है इतने कम समय के अंदर जो है इवेल्यूट नहीं कर सकता था, क्योंकि बाज़ार बंद होने का समय था। बाज़ार देखिएगा इसके ऊपर रिएक्शन थर्सडे के सेशन में करता हुआ नजर आएगा। तो 19 रुपये 31 पैसे की जो पिछले क्वार्टर की EPS थी वो 14 रुपये हो गई, और डाइल्यूटेड बेसिस पे 19 रुपये 17 पैसे की EPS 14 रुपये से भी कम हो गई। जो पिछले साल की 14 रुपये की जो EPS थी उनके मुकाबले में भी कम है, तो 14.49, और जो 14.4 थी उसके सामने भी 13.91 हो गई है। तो ये जो लोड रख गई है इसको कंपनी किस तरीके से बयां कर रही है, तो देखिएगा कंपनी जो है ये कह रही है कि देखिएगा हमारे लिए म्यूटेड परफॉर्मेंस थी। अब देखिएगा सबसे पहले AUM, ये AUM का मतलब क्या होता है? AUM का मतलब होता है कि असेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसमें क्या हुआ, जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसमें क्या हुआ, ये देखिएगा 15% की ग्रोथ हो गई। बहुत अच्छा लगा हमें भी कि कंपनी ने 15% लोन ज़्यादा बढ़ा दिया। तो नॉर्मल कंपनी जैसा है, कोई बजाज फाइनेंस ने कोई अनोखा काम नहीं किया इस साल में, जो कि ये ग्रोथ करीबन 30-35% हुआ करती थी। ओपेक्स टू नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो नेट इंटरेस्ट इनकम का कितना है, पहले 27.9% होते थे वो 30.6 हो गए। खर्चे आपके बढ़ गए हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम के सामने आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। यानी कि जो भी आपने इंटरेस्ट देना और लेने के बीच का जो डिफरेंस था उसका करीबन आप 28% खर्चा किया करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब वो खर्चे बढ़कर 30.6 हो गए हैं। यहाँ पर ये एसेट्स क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। प्रॉफिट 1002 करोड़ हो गया, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 4%। आप ये देखिएगा 4% की ग्रोथ है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स पे बात कर रहा हूँ मैं, 4% की ग्रोथ हो गई है जी, बहुत बढ़िया हो गई है। लेकिन भाई साहब 60-70 की पी पर चलने वाला शेयर आप देखिएगा 6000 रुपये के भाव पे शेयर चल रहा है, 80 रुपये की EPS है, साल भर की है, वो भी नहीं है, 14 रुपये की इस क्वार्टर की है, इसके हिसाब से लगाएं। लेकिन फिर भी हम 80 रुपये लगाते हैं, इवन हम 100 रुपये भी लगा लेते हैं तो 60 के पी पर जो है बजाज फाइनेंस का शेयर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, और शायद हो सकता है कि आपको 5200 के आसपास भी शेयर्स किसी बाजार की करेक्शन में देखने के लिए मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जिन लोगों ने इक्विटी लगाई है उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो पिछले साल देखिएगा 2.9% थी,
वो भी घटकर 2.7, यानी कि 0.27 जो है आपकी रिटर्न और घट गई। और सबसे खास काम हो गया नेट एनपीए जो 0.5% थे पिछले साल, वो 1.46 हो गया, यानी कि एसेट्स क्वालिटी बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और ये जो है मुझे याद नहीं कि बजाज फाइनेंस ने इतने ख़राब रिजल्ट जो है कभी दिए होंगे। तो अभी पिछले 5-10 साल में तो मुझे ऐसे ख़राब रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिले। तो वास्तव में ये जो सेकेंड वेव थी कोविड की, ये ज़्यादा असर करती हुई नज़र आई है जो कंप्लीट लॉकडाउन था उसके मुकाबले में भी। और दूसरी बात ये थी कि जो चोट पहले लगी हुई थी उसी चोट के ऊपर घाव भरा नहीं था, दूसरी चोट लग गई। तो ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल स्पेस है, इसको आप ये कह सकते हैं कि कोविड की भेंट चढ़ गया। और कोविड की भेंट जो है बजाज फाइनेंस के रिज़ल्ट भी चढ़ गए। तो हालांकि कंपनी बेहतरीन है, लेकिन इस बार के रिज़ल्ट किसी भी फ्रंट पर आप देखिएगा एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी कंपनीज जो होती हैं एनबीएफसी स्पेस में, उससे उसी कैटेगरी में, उसके अलावा कुछ नहीं लग रहा कि कोई बहुत बढ़िया कंपनी के रिजल्ट आप एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि नॉर्मल एनबीएफसी का आप जो है एनालिसिस कर रहे हैं। जो बजाज फाइनेंस की जो प्रतिष्ठा थी, जो इसके जो रुतबा था, उस रुतबे के हिसाब से बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं है। बाज़ार में प्राइस कहाँ तक हो सकते हैं वो मैंने आपके साथ रिएक्ट कर दिया, लेकिन वो बाज़ार की दशाओं पर निर्भर होता है। बाज़ारों में बस हो सकता है कि बाज़ार इस शेयर को 70 की पी पे भी ले जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये डिज़र्व करता है। और बाज़ार के पार्टिसिपेंट शायद 1 या 2 क्वार्टर, अगले 1 क्वार्टर का तो इंतज़ार जो है करते हुए नज़र आएंगे। और जिस तरीके की तेज़ी पिछले क्वार्टर के अंदर इस शेयर के अंदर देखने के लिए मिली, वो मुझे लगता है कि वो बेमानी है। और इस रिज़ल्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मुझे लगे कि ये जो रैली हुई थी पिछले 3 महीनों के दौरान, वो जो है कहीं पर भी सत्यता की तरफ जो है या रिजल्ट्स की तरफ जो है प्रमाणित के साथ जो है उसको दिखा रही हो। तो रिज़ल्ट पे मेरा जो व्यू है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट व्यू है। मेरी कोई भी पोजीशन बजाज फाइनेंस के अंदर नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी मैं होल्ड नहीं करता हूँ। और किसी भी क्लाइंट को हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बजाज फाइनेंस को किसी को एडवाइस भी नहीं किया हुआ है। तो ये पूरा एनालिसिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। लेकिन ये बेंचमार्क है, ये लैंडमार्क रिज़ल्ट है जो कि आगे के लिए जो है बाकी जो कंपनीज़ हैं उनको जो है दिशा निर्धारित करने में जो है अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो उस तरीके के रिजल्ट एनालिसिस मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो उसी कैटेगरी के अंदर मैंने आपके साथ आज बजाज फाइनेंस का एनालिसिस किया। इस क्वार्टर रिजल्ट्स में मैं इससे पहले आपके साथ एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट एनालिसिस कर चुका हूँ। और इसका पूरा जो रिज़ल्ट अगर आप देखना चाहें तो बीएससी की साइट पर जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और इसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं वो आपको जो है मिल जाएंगे वहाँ से। तो वहाँ पर आप चाहें तो पूरे रिजल्ट को भी जो है पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।